नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 9 समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने समास को जाना कि समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है और उसका पहला भेद अव्ययी भाव समास, उसका हमने अध्ययन किया था। अब आगे हम दूसरा भेद पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण ना, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता था। अब इसमें पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। गौण का मतलब थोड़ा कम महत्व का, उससे कम, और दूसरा पद प्रधान होता है। तो पहला पद गौण होता है लेकिन वह संज्ञा या विशेषण होता है, और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर। यानी जब हम इसका विग्रह करते हैं तो मतलब जब समासिक जो तत्पुरुष समास के सामासिक पद होते हैं उनका विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन की जो विभक्तियाँ होती, कर्ता कारक की क्या होती, कर्ता ने, और संबोधन की हे, ओ, अरे, उनके अलावा किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। आई बात समझ में। मतलब कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसलिए इनके आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं, है ना। विभक्ति चिन्हों के कारण ही या विभक्ति चिन्हों के अनुसार ही इनके 6 भेद किए गए हैं। मतलब कर्ता तत्पुरुष नहीं होता और संबोधन तत्पुरुष नहीं होता, उसके अलावा सभी समास होते हैं और उनको हम उसी नाम से संबोधित करते हैं। जैसे भी इसके 6 भेद किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। मतलब जिस सामासिक पद का विग्रह करने पर मध्य में को का लोप हो जाए, है ना। विग्रह करते तो को सामने आ रहा है और समास बना रहे हैं तो को का लोप हो जाता है, तो वह कर्म तत्पुरुष समास कहलाया। समझ में आ रही बात। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पहला पद तो संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें कारक के विभक्ति चिन्ह जो लुप्त होते हैं वे हम समासिक विग्रह करते तो वे सामने आ जाते हैं, और वो सामने होते हैं उन्हीं का ही तुम लोप करके समास बनाते हैं। और इन कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर ही इस समास के और ये जो 6 भेद किए गए, कारक तो होते हैं 8, लेकिन कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके जो वे 6 भेद हैं वही 6 समास हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबोधन संबंध तत्पुरुष, ऐसे सारे भेद हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष। कर्ता तत्पुरुष नहीं है, कर्ता नहीं है, है ना। कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जैसे पद है ग्रामगत, इसका विग्रह किया ग्राम को गया हुआ, तो ये जो को है ग्राम को गया हुआ, उस को का लोप हो गया और क्या बन गया वो सामासिक शब्द ग्रामगत। दूसरा है पद प्राप्त, पद को प्राप्त, तो ये समास विग्रह में पद को प्राप्त है, मतलब शब्द हमारे सामने है पद को प्राप्त और उसका हमने समास बनाया पद प्राप्त। तीसरा है सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, सभी को प्रिय, सभी को प्रिय, ये शब्द हमारे सामने और हमने उनका समास बनाया सर्वप्रिय, तो वो को का लोप हो गया। आ रही बात समझ में। और समासिक शब्द का जब हम विग्रह कर रहे हैं तो वो को सामने आ रहा है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, और को लोप हो जाएगा को का, तो बन जाएगा यश प्राप्त। आई बात समझ में। अगला शब्द है शरणागत, मतलब शरण को गया हुआ या शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, शरणागत। तो शरण को आया हुआ है, उसका हमने सामासिक शब्द बनाया, सामासिक पद बनाया शरणागत, तो वो को का लोप हो गया। सर्वप्रिय, सभी को प्रिय, ये 2 बार आ गया, है ना। बात समझ में आई कि किस तरह से समास बनाते हैं। तो वो जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है, और इस आधार पर कर्म तत्पुरुष, तो तत्पुरुष जो समास है वो कारक पर निर्भर करता है, कारक के आधार पर बना हुआ है। अब इसका दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से, करण से या के द्वारा। तो इन सामासिक पदों में से और के द्वारा इनका लोप होता है। जैसे भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, है ना, भाव से पूर्ण शब्द था, उसका हमने सामासिक पद बनाया भावपूर्ण। बाणाहत, बाण से आहत, बाण से आहत, बाण से चोट लग जाती है तो फिर कहते हैं बाण से आहत, तो उसका पद बना बाणाहत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हस्त के द्वारा लिखित, है ना, हस्त से लिखित, तो ये से का लोप होकर बन गया हस्तलिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित या बाढ़ द्वारा पीड़ित, है ना, तो ये हो गया बाढ़ पीड़ित, तो ये भी करण तत्पुरुष हो गया समास। तुलसीकृत, मैं बता रही हूँ क्योंकि इसमें के द्वारा वाला नहीं आया उदाहरण, तो तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा लिखित, तुलसी के द्वारा लिखित ग्रंथ, है ना, तो तुलसीकृत ये हो गया करण तत्पुरुष।
और भी कई सारे उदाहरण आपको अन्य व्याकरणों में पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक में जब आप पाठ पढ़ते हैं तब आप उन पर ध्यान दीजिए। अब जैसे जैसे व्याकरण के आप विषय पढ़ते जा रहे हैं, आप अध्ययन करते समय उन व्याकरण संबंधी जानकारियों का ध्यान रखिए, उनका उपयोग कीजिए और समझने की चेष्टा कीजिए, ताकि इनको आपसे अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गई है बात तो उसके साथ साथ समझते रहिए, है ना। तो आपके लिए व्याकरण अलग से और न मुश्किल पड़ेगी, न कुछ अलग से आपको देखना समझना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान तत्पुरुष इसमें होता है के लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या हुआ? के लिए। गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। हमारे सामने शब्द थे गुरु के लिए दक्षिणा, तो उसका हमने सामासिक पद बना लिया गुरु दक्षिणा। तो इसमें के चिन्ह, के लिए जो चिन्ह है वो लोप हो गया। राह खर्च, राह के लिए खर्च, है ना, राह खर्च। बालामृत, बालकों के लिए अमृत, बालामृत। युद्ध के लिए भूमि, उसके लिए हमने बनाया युद्ध भूमि, और युद्ध भूमि का विग्रह किया तो बन गया युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय तत्पुरुष समास हो गया, सामासिक शब्द हो गया संप्रदान तत्पुरुष, और जब इसका विभाग किया, विग्रह किया तो आ गया विद्या के लिए आलय। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलें। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह होता है से, लेकिन वे अलग होने के अर्थ में होता है ना। तो यहाँ पर जो शब्द होंगे सामासिक पद, उनमें भी अलग होने के अर्थ में ही होंगे वे दोनों शब्द, है ना। दूसरा शब्द जो होगा या दोनों शब्द जो होंगे, जैसे देश निकाला, तो देश से निकाला मतलब देश से अलग कर दिया, अलग होने के भाव में होता है ना अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ देश से निकाला मतलब देश से पृथक कर दिया, देश से अलग कर दिया। तो यहाँ तत्पुरुष हुआ अपादान तत्पुरुष और विग्रह हुआ देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त यानी बंधन से अलग हो गया व्यक्ति, तो यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष हो गया। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होने का मतलब भी पथ से अलग हो गया, है ना, पथ से हट गया, तो वह पथभ्रष्ट, ये अपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो गया, ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से स्वतंत्र हो गया, तो यहाँ ऋण मुक्त भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आप जो भी कठिन शब्द पढ़ते हैं, आप संधि और समास समझ लें तो कठिन शब्दों का अर्थ करना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। पाठ पढ़ते पढ़ते ही कठिन शब्द आते हैं, वो कई शब्द होते हैं सामासिक, आप उनके टुकड़े करो, विग्रह करो, संधि विच्छेद करो, समास विग्रह करो। ऐसा करते ही जैसे आपके सामने वो 2-3 शब्द आएंगे, आपको अर्थ अपने आप पता चल जाएगा। आधा अधूरा ही सही आपको अर्थ पता चलेगा, बाकी थोड़ा अर्थ और कोशिश करने पर प्राप्त हो जाएगा या आपको जानकारी हो जाएगी। तो आप संधि समास को समझकर रोज़मर्रा के पाठों में, रोज़मर्रा के अध्ययन में इसे अप्लाई कीजिए। ठीक है, व्याकरण पढ़ने का मतलब नहीं कि व्याकरण अलग चीज़ है, हिंदी से अलग है, वो हिंदी में ही है। हिंदी में क्या चीज़ें हैं आप जब पढ़ते हो, उन्हीं चीज़ों को अलग से आपको समझाया गया है इन व्याकरण में। ठीक है, अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, के, की, इन चिन्हों का लोप हो जाएगा जब हम संबंध तत्पुरुष समास बनाएंगे। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल हमारे सामने शब्द है तो हमने कहा ये तो गंगा जल है, अभी गंगा का जल है तो ये गंगा जल है। नगर सेठ, ये तो नगर का सेठ है, नगर का बहुत बड़ा सेठ है, तो हमने कह दिया तो नगर सेठ है। राजमाता, ये राजा की माता है ना, तो वो राजमाता। तत्पुरुष समास हो गया संबंध तत्पुरुष, राजा की माता, संबंध है राजा से। जल धारा, जल की धारा। मतदाता, मत का दाता, मत को देने वाला, मत का दाता। तो यहाँ संबंध तत्पुरुष, तो इन विभक्ति चिन्हों का लोप होकर के ये सामासिक शब्द बन गए, और जब इनका विग्रह किया तो वे जो चिन्ह थे वे हमारे सामने आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? में, पे, पर, तो उनका लोप हो जाता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास बन जाता है। जैसे जल में मग्न, जलमग्न, या जलमग्न का विग्रह किया तो जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती, पर और में ये चिन्ह हैं जो लुप्त हो रहे हैं या सामने आ रहे हैं। सिर दर्द, सिर में दर्द, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। गुड़ सवार, घोड़े पर सवार। तो आई बात समझ में? तत्पुरुष समास, इससे जो तत्पुरुष समास के अंदर जितने भी शब्द होते हैं उनमें कोई न कोई कारक का विभक्ति चिन्ह लुप्त होता है, और जिस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है उसी का नाम उसको दे दिया जाता है कि भाई ये कर्म तत्पुरुष है, ये संप्रदान तत्पुरुष है, ये करण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, अगला और पढ़ लेते हैं हम एक और भेद। कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में
विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। मतलब दो पद तो सभी में होते हैं समासों में। अब इनके जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, या पहला पद और दूसरा पद, उनमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब ये उपमेय उपमान आप अलंकार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उपमेय क्या होते हैं, उपमान क्या होता है। और विशेषण तो आप चूंकि पढ़ ही चुके हैं, तो विशेषण जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है संज्ञा या सर्वनाम की, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होंगे वो हो जाएंगे विशेष, और जो विशेषता बताने वाला शब्द हो जाएगा वो होगा विशेषण। तो ऐसे कर्मधारय समास में जो उदाहरण आते हैं उनमें ऐसा संबंध जब आपको मिलता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे महापुरुष, पुरुष ये तो हो गई संज्ञा, और उसकी विशेषता क्या है, महानता, कि महान है जो पुरुष, तो इसका जो विग्रह है महान है जो पुरुष, और इनमें विशेषण विशेष संबंध है महान और पुरुष, तो ये हो गया महापुरुष और ये हो गया कर्मधारय समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीत, पीत कलर का, पीत रंग का, तो पीत का मतलब हो गया पीला, और अंबर मने वस्त्र, तो जिसका वस्त्र पीला है या जो वस्त्र पीला है, तो वस्त्र या अंबर तो हो गया विशेषण विशेष्य, और पीला जो हो गया उसकी विशेषता या विशेषण, तो पीतांबर में हो गया कर्मधारय समास, और इनमें संबंध हुआ विशेषण और विशेष्य का। आई बात समझ में। विशेषण जो विशेषता बताए और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो। समझ में आ रहा है। अगला है प्राण प्रिय, जो प्रिय है जो प्राणों को, प्राणों को जो प्रिय है, तो यहाँ पर भी विशेषण विशेष संबंध है कि प्रिय है और प्राणों को, तो यहाँ समास विग्रह हो जाएगा प्रिय है जो प्राणों को, और विशेषण विशेष संबंध होने से यहाँ कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसके समान या जिसका तुलना की जाती है, और उपमान जिससे बताई जाती है। मतलब उपमेय उपमान में क्या संबंध होता है कि उपमेय, जैसे अभी मैं बताऊँ आपको, अब आए बताना ही है, तो जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ उपमेय क्या होगा, सीता का मुख जिसके बारे में बात की जा रही है, और उसको किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा हो गया उपमान। तो जिन शब्दों में उपमेय उपमान का संबंध होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए या जिसकी तुलना की जाए, और जिससे की जाए या जिसके समान बताया जाए, ऐसा संबंध जिन दो शब्दों में होता है, दो पदों में होता है, वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। जैसे विशेषण और विशेष्य होते हैं वैसे ही उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे चंद्रवदन, चंद्र माने चंद्रमा और वदन का अर्थ होता है मुख या मुंह, तो जिसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान मुख, ये विग्रह हुआ चंद्रमा के समान मुख, और उपमेय उपमान का संबंध हो गया चंद्र वदन, वदन, तो यहाँ जो है ये उपमेय क्या है, मुख, मुंह जो है वह उपमेय है, और उसे किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान, तो ये चंद्रमा हो गया उपमान। ये बात समझ में। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, या कमल के समान जिसके नयन है, मतलब कमल के समान नयन, जिसके बोलूँगी तो वो अलग समास में चला जाएगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कमल के समान नयन मतलब कमल के समान सुंदर नयन, तो नयन तो है उपमेय और कमल है उपमान, क्योंकि नेत्रों को किसके समान बताया जा रहा है, कमल के समान। तो जिसकी समानता, जिससे समान बताया जा रहा है वह होता है उपमान, और जिसके लिए बताया जा रहा है, जो मुख्य है विषय, जो मुख्य है वस्तु, वह हो जाती है उपमेय। उपमेय उपमान समझ में आ जाएगा तो आपके अलंकार आधे यहीं क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अलंकारों में उपमेय उपमान की ही बातें होती है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जितने भी काफ़ी अलंकार हैं उनमें, है ना, उपमेय उपमान से ही पढ़ोगे। तो उपमेय जिसके बारे में बात की जाए, और उपमान जिसके समान बताया जाए, जिसके जैसा गुण बताया जाए या जिससे तुलना की जाए। अब विद्या धन, विद्या रूपी धन, है ना, और इन सब में रूपक अलंकार होता है। ये कमल नयन, कमल के समान नयन है, कमल रूपी नयन, वैसे तो यहाँ पे भी कमल रूपी नयन होगा। विद्या धन, विद्या रूपी धन, तो जो विद्या है वही धन के समान है, वही हमारे लिए धन है। तो धन है वह क्या है, विद्या, या विद्या ही धन के समान है, तो विद्या रूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर, है ना, ये भव जो है हम जो जन्म लेते हैं या ये जो संसार है वह सागर के समान है। विद्या है वह भी धन के समान है। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली, तो जिसके नयन की उपमा दी जा रही है मृग से, तो नयन हो गया उपमेय और मृग हो गया उपमान। आए बात समझ में। मृग मने हिरण के समान नेत्रों वाली, मतलब हिरण के समान नेत्रों वाली, चंचल नेत्र, हिरण के समान चंचल नेत्र। आई बात समझ में। तो आज ये तत्पुरुष के भेद और कर्मधारय समास से आपके लिए बहुत है, इन्हें आप बहुत अच्छे से समझें, हृदयंगम करें। उसके बाद हम
आगे जो है द्विगु समास, द्वंद्व समास वगैरह वो हम आगे बाद में अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।